Welcome students. We are going to start our third section from this book of biology and the section named as biodiversity. And within that section we are going to start our chapter number 5 named as variety of life. And this is our first lecture from this section and this chapter. First we need to understand what is biodiversity. बायोडाइवर्सिटी का अगर आप लफ्ज़ी तर्जुमा देखें तो ये बनता है कि किस ज़िंदगी में या बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस में कितनी डाइवर्सिटी मौजूद है, कितनी ज़्यादा वैरायटी मौजूद है. डाइवर्सिटी वर्ड को अगर हम ट्रांसलेट करें आम ज़ुबान में तो वैरायटी, वेरिएशंस, कितनी ज़्यादा डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, इसका तर्जुमा ये बनेगा. तो व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी? Variations and variety that are present in a certain ecosystem or in this world in the biology is called as biodiversity. कि कितने और किस तरह के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं. ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी आई है विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कह लें कि दुनिया में जो बायोडाइवर्सिटी बढ़ी है कि बहुत सारी वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स आज दुनिया में पाए जाते हैं, दैट इज़ ड्यू टू द फैक्ट ऑफ देयर अडॉप्टेशंस एंड द एवोल्यूशन. जब ऑर्गेनिजम्स ने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करना शुरू किया और अपने अंदर वेरिएशंस लाना शुरू हुए, चाहे वो सिर्फ फिज़िकल थी, मॉर्फोलॉजिकल थी, या चाहे वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत लॉन्गर पीरियड के बाद कोई जेनेटिक वेरिएशन आई है, वट एवर इट इज़, इट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ एंड न्यू वेराइटीज़ एंड that is related to the diversified forms of organisms we have around us. जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी आज है दुनिया में ऑर्गेनिजम्स की, उतनी ज़्यादा सदियों पहले नहीं थी. यूँ कह लें कि जब लाइफ ओरिजिनेट हुई थी तब नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइप के प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट टाइप के फंजाई हैं, डिफरेंट बैक्टीरिया है. तो व्हाट इज़ डाइवर्सिटी इन nowadays? That we have from prokaryotes to eukaryotes, from unicellular to multicellular, from autotrophic to from heterotrophic. From all of these ranges and within these ranges we have the organisms जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, algae, fungi, animals and plants. This is what is biodiversity कि कितनी तरीके के ऑर्गेनिज्म, किस तरह के ऑर्गेनिजम्स दुनिया में प्रेजेंट है. I hope you have understood the term what is biodiversity. तो हर रीजन की बायोडाइवर्सिटी अलग होती है. जो बायोडाइवर्सिटी कराची की है वो बायोडाइवर्सिटी शायद पंजाब या इस्लामाबाद की नहीं होगी, राइट? तो देयर आर वेरिएशन. या जो बायोडाइवर्सिटी पाकिस्तान की है वो बायोडाइवर्सिटी रेन फॉरेस्ट की नहीं होगी, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की. तो हर रीजन में प्लांट्स ने अपने आप को अडॉप्ट किया है, चेंज किया है, और हर रीजन की डाइवर्सिटी उसी हिसाब से, वहाँ का फ्लोरा, फौना, इवन द माइक्रोबियल हैबिटेट इज़ ऑल्सो डिफरेंट कि किस रीजन में कौन से माइक्रोब्स पाए जाएंगे और कौन से प्लांट्स और कौन से एनिमल्स पाए जाएंगे. दैट इज़ रिलेटेड टू द इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट इन विच द सर्टेन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग. सो दैट लीड्स टू द वेरिएशंस कि कितनी वेरिएशन है, कितनी वेराइटी है दुनिया में आजकल ऑर्गेनिजम्स की. इस स्टडी को, ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने को, उन्हें डिफरेंट क्लासेस में पुट करने को, डिफरेंट खानों में रखने को हम कहते हैं टेक्सोनोमी. तो जब दुनिया में इतनी ज़्यादा वेराइटी ऑर्गेनिजम्स की वजूद में आ गई और एक ज़माने में जब क्लासिफिकेशन का कोई तसव्वुर नहीं था, तो ऑब्वियसली उस वक्त लोगों को नॉलेज को कन्वे करने में बहुत प्रॉब्लम का सामना था. लेट्स से कि किसी ने कोई पौधा यूज़ किया किसी डिजीज़ को क्योर करने के लिए, जब क्योर कर लिया तो आगे कुछ सालों के बाद लेट्स से किसी और को ज़रूरत पेश आई उसकी, तो हाउ दैट पर्सन विल कम्युनिकेट कि मैंने वो पौधा यूज़ किया था, क्योंकि नाम नहीं है पौधे का, ठीक है. और कुछ फिजिकल जो मॉर्फोलॉजी है वो कभी चेंज भी हो सकती है. हो सकता है जब उसने देखा हो तो उस वक्त उस पौधे के ऊपर फूल हो, और जब वो किसी और को बता रहा है, पत्ते का स्ट्रक्चर बता दिया, पत्ता ऐसा है जनाब, पौधे की हाइट छोटी है, रंग ऐसा है, लेकिन जब दूसरे बंदे ने वो पौधा ऑब्जर्व किया तो उस वक्त वहाँ पे फूल नहीं थे. तो इस वजह से आइडेंटिफिकेशन के लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म का होना और एक प्रॉपर मेथड का होना बहुत ज़रूरी था, ताकि हम आइडेंटिफाई करें और फिर उस चीज़ को नाम भी दे सकें. क्योंकि अगर किसी चीज़ का जब तक नाम नहीं होगा तब तक नॉलेज जो है वो रिपोर्ट नहीं हो सकती, ना ही लिंगुअली का रिपोर्ट हो सकती है
और ना ही इन द रिटन फॉर्म रिपोर्ट हो सकती है। और जब भी कोई चीज़ रिपोर्टेड नहीं होगी, जब भी कोई चीज़ आर्काइव नहीं होगी, तब तक वो आगे कम्युनिकेट नहीं होगी, ट्रांसफ़र नहीं होगी। सो फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि दुनिया में मौजूद जितनी भी स्पीशीज़ हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी नेमिंग की जाए, ठीक है। और उनकी नेमिंग करना दैट वाज नॉट एन ईजी टास्क, और उसके लिए एक प्रॉपर मेथड का होना बहुत ज़रूरी था। तो उस मेथड को हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ टेक्निक टू डिस्क्राइब टू डिफाइन एंड टू नेम एंड टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म। डिस्क्राइब करें उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसके चाहे वो उसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हो, या अब चूँकि हम बहुत इवॉल्व कर चुके हैं टेक्निक्स के अंदर, तो फिर हम केमिकल स्ट्रक्चर्स की बात भी कर पे आ जाते हैं। कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन से केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हैं। तो पहले तो ये कि हम उसको डिस्क्राइब करें, डिफाइन करें, उसका नाम दें, और फिर उसे किसी खाने में पुट करें कि जी ये यहाँ पे बिलोंग करता है, ये इस जेनरा से बिलोंग करता है, या ये इस किंगडम से बिलोंग करता है। सो दैट इज टेक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, इस टेक्सोनॉमी। किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए हमें कुछ बेसिक पैटर्न्स की ज़रूरत है। हमें एक बेसिक रूल लेकिन रेगुलेशंस चाहिए, और कुछ बेसिक पैरामीटर्स चाहिए जिनकी बेस पर हम किसी ऑर्गेनिज्म को जांच सकें, ठीक है, और देख सकें कि अच्छा भाई ये पैरामीटर क्या कहता है, ये पैरामीटर क्या कहता है, इसका ये प्रॉपर्टी क्या कहती है। ऑन दैट बेसिस वी क्लासीफाई। इन बेसिस में जो बेसिक नाम है वो है होमोलॉगी। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ दीज टर्म्स वन बाय वन। फर्स्ट आई एम जस्ट गोइंग थ्रू बाय देयर नेम। होमोलॉगी, बायोकेमिस्ट्री, cytology and genetics. These are very basic points on the basis of which we classify the organisms. What is homology? जब भी हम organisms को classify करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम एक जैसे organisms को एक ग्रुप में रखें और डिफरेंट, और फिर उनमें से एक्सट्रैक्ट आउट करें कि भाई इनमें भी बहुत ज़्यादा सिमिलर कौन से हैं, फिर हम उन्हें किसी दूसरी क्लास में पुट करते हैं, दूसरे खाने में रखते हैं, दूसरे ब्लॉक में पुट करते हैं, एक नई क्लासिफिकेशन, एक नया रैंक क्रिएट करते हैं। तो जब हम ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करते हैं, स्टडी करते हैं एक साथ कि भाई ये पार्ट जो है इसका ये फंक्शन है, ये पार्ट है इसका ये फंक्शन है, इस ऑर्गेनिज्म में इस पार्ट का ये फंक्शन है, तो ये पता चलता है कि बहुत से जो पार्ट्स हैं जब हम उन्हें डीपली स्टडी करते हैं, लेट्स से इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, एनाटॉमी स्टडी करते हैं किसी पार्ट की, तो पता ये चलता है कि बेशक ये पार्ट दिखने में मुख्तलिफ है लेकिन इसका फंक्शन इस ऑर्गेनिज्म में भी यही है, इस ऑर्गेनिज्म में भी यही है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी यही फंक्शन था। बट वेरी कॉमन एग्जाम्पल दैट इज रिपोर्टेड इन योर बुक इज द एग्जाम्पल ऑफ लिम्स। एनिमल्स के अंदर 4 लिम्स, इंसानों के अंदर आर्म्स, और बर्ड्स के अंदर विंग्स। All of these are homologous parts. Why? क्योंकि जब इनका पहली बात तो एक इनका फंक्शन सेम है, मोबिलिटी, ठीक है, और दूसरी बात जब इनकी एनाटॉमी स्टडी की गई तो पता चला कि इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका भी जो बेसिक पैटर्न है, अरेंजमेंट ऑफ बोन्स, वो भी बहुत सिमिलर है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे पार्ट्स जो कि फंक्शनली सेम हो, बेशक उनकी मॉर्फोलॉजी अलग हो, उनका फिजिकल पैटर्न अलग हो, वो बॉडी पार्ट्स होमोलोगस पार्ट्स कहलाते हैं। तो होमोलोगस पार्ट्स जब आइडेंटिफाई कर लिए जाते हैं तो ये पता चलता है कि अच्छा ये ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट एक ही जगह से हुए हैं, इनका जो है पेरेंट एक ही था। इसे हम कहते हैं कि फाइलोजेनेटिक ओरिजिन हम ट्रेस करते हैं। ठीक, इसकी फाइलोजेनी क्या कहती है, यानी फ्रॉम द बैक इसके एंसेस्टर्स जो हैं एक ही हैं। जब होमोलोगस पैटर्न एक हो तो फिर पता चलता है कि अच्छा बना ओरिजिन एक ही था। इस बुनियाद के ऊपर हम ऑर्गेनिजम्स की फाइलोजेनी क्रिएट करते हैं कि भाई एक ट्री पूरा क्रिएट करते हैं, जिसे हम कहते हैं ना शजरा नस्ब उर्दू में, कि भाई ये चीज़ यहाँ से जाके जुड़ती है बैक पे। तो इससे पता चलता है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बैक पर सिमिलर थे, एक जैसे थे, बैक पर जाते जाएँ, और बाद में फिर उनकी शाखें बनना शुरू हुई और वो डिफरेंट क्लासेस में और डिफरेंट स्पीशीज़ में इवॉल्व हो गए। तो होमोलोगस जो पैटर्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक फाइलोजेनी क्रिएट करने के लिए, एक ट्री क्रिएट करने के लिए, इससे पता चले कि कौन से ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड थे।
फिर बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली फॉर द फाइलोजेनी ऑल्सो एंड फॉर द करंट लेटेस्ट क्लासिफिकेशन, कि अगर हमें ये नहीं समझ आ रहा हो कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो दिखने में बेशक सिमिलर है, मॉर्फोलॉजी सिमिलर है, लेकिन आप इजीली उन्हें क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम माइक्रोब्स की बात करें तो ये हमें प्रॉब्लम वहाँ पे बहुत सामना करनी पड़ती है, स्पेशली बैक्टीरिया के अंदर। तो फिर वहाँ पे हम बायोकेमिस्ट्री का सहारा लेते हैं कि कौन से प्रोटीन्स हैं, क्या अमीनो एसिड सीक्वेंस है उस पर्टिकुलर प्रोटीन का जो हमने किसी बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट आउट की है, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है इस बैक्टीरिया में, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है किसी और बैक्टीरिया में। तो इस तरीके से इन बुनियादों के ऊपर हम एक क्लासिफिकेशन क्रिएट कर सकते हैं कि भाई ये बैक्टीरिया उससे मुख्तलिफ है, ये बैक्टीरिया उससे मुख्तलिफ है, ये क्लासिफिकेशन अलग अलग है, ये डिफरेंट जेनरा है या डिफरेंट स्पीशीज़ है। सो दिस इज़ वाई और दिस इज़ हाउ बायोकेमिस्ट्री वर्क्स इन द फील्ड ऑफ टेक्सोनोमी और इन द फील्ड ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं साइटोलॉजी की। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स और यू कैन से टिश्यूज। सेल्स, टिश्यूज की स्टडी को बेसिकली हिस्टोलॉजी कहते हैं, बट हेयर क्योंकि हम सेल्स को एक एक्चुअली जो है एक मजमुआ जो है वो टिश्यूज कहलाता है, इसलिए मैंने टिश्यूज लिख दिया है। बट ईदर वे टिश्यूज़ की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं और सेल्स की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। तो जब हम किसी एक सेल को स्टडी कर रहे हों तो हम कहते हैं कि हम साइटोलॉजी कर रहे हैं। और सेल की स्टडी हम क्यों करेंगे, इसकी अहमियत कहाँ है? इसकी अहमियत अगर हम इनिशियल बिल्कुल पुरानी बात पे जाएं और वहाँ से स्टार्ट करें तो पता चलता है कि एक ज़माने में साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स विच यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो आपको क्लियर होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया दे वर कंसिडर्ड वेरी डिफरेंट, दे आर डिफरेंट स्पीशीज बट दे आर वेरी मच सिमिलर इन अ वे कि बोथ ऑफ देम आर प्रोकैरियोट्स, और बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ इनमें पाई जाती हैं प्रोकैरियोट्स होने के साथ साथ। तो ये जो पॉइंट है ये स्टडी साइटोलॉजी की मदद से हमें समझ में आया। और साइटोलॉजी की स्टडी कब मुमकिन हुई, कब अच्छी तरह से और बहुत एडवांस वे में मुमकिन हुई, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ईजाद हो गई। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ईजाद हो गई तब पता चलता है, जब तभी आइडेंटिफाई हो पाया कि भाई प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या हैं, साइनोबैक्टीरिया क्या हैं। तो इस साइटोलॉजी की मदद से हमें बड़ी हेल्प मिलती है कि हम सेलुलर पैटर्न के ऊपर ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकें उनकी साइटोलॉजी के बेस पे। अच्छा ये सेल्स सिमिलर हैं, तो माइक्रोब्स की जो आइडेंटिफिकेशन है उसमें साइटोलॉजी का बहुत अमल दखल है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन सबसे ज़्यादा तो मुश्किल हो जाती है वो माइक्रोब्स में ही होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम नेकेड आई से जिनका जो स्ट्रक्चर है वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और अगर ऑब्जर्व कर भी लें तो चूँकि उनमें सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं तो फिर उन्हें आइडेंटिफाई करना या क्लासी दूसरे जेनरा कोई जेनरा क्रिएट करना मुश्किल होता है, अनटिल अनलेस हम बिल्कुल श्योर ना हो जाएं कि इनकी बायोकेमिस्ट्री अलग है, इनकी जेनेटिक्स अलग है, इनकी साइटोलॉजी में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, हमसे बहुत ही मामूली आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स के ऊपर या बहुत मामूली आइडेंटिफिकेशंस के ऊपर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और जेनरा और स्पीशीज़ में क्लासीफाई नहीं कर सकते अनटिल अनलेस वी आर 100% श्योर ऑन द बेसिस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स एंड साइटोलॉजी। अगेन अब बात आ गई है जेनेटिक्स की। जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो जीन्स का जो पैटर्न है, क्रोमोसोमल पैटर्न और जीन्स की प्रेजेंस और एब्सेंस, ये हमें बिल्कुल एक फाइनल जिसे कहते हैं कि फाइनल वर्ड है, ऑथेंटिक वर्ड है क्लासिफिकेशन का, कि भाई अब जब जेनेटिक पैटर्न आइडेंटिफाई हो गया तो पता चल जाता है कि ये स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से अलग है। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए जेनेटिक्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है जब अगर हम स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक पैटर्न, क्रोमोसोमल पैटर्न दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग है। ठीक है, इसे हम कहते हैं जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब आज के दौर की हम एग्जाम्पल ले लें, इससे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि जब से ये कोरोना वायरस ओरिजिनेट हुआ है और दुनिया में फैल गया है, तो कोरोना वायरस की जो आइडेंटिफिकेशन है, हम जानते हैं कि कोरोना वायरस सिर्फ एक कोविड-19 नहीं है, इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ पहले से मौजूद हैं, लेकिन इन स्पीशीज़ को अलग कैसे किया गया, उनकी जेनेटिक बेसिस पे किया गया, उनके जेनेटिक पैटर्न को आइडेंटिफाई किया गया, पढ़ा गया। तो जब कोविड-19 दुनिया में आया और इन्फेक्शन रेज हुआ तो फिर इसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत पेश आई कि आइदर इट इज़ सिमिलर टू द प्रीवियस स्पीशीज़ और प्रीवियस वेराइटीज़ और इट इज़ अ न्यू स्ट्रेन।
तो फिर पता चला, जब इसके जेनेटिक पैटर्न को पढ़ा गया तो पता चला कि ये एक नया स्ट्रेन है, एंड दैट इज़ कोविड-19, ठीक है। और इससे सिमिलैरिटी है इसकी, क्योंकि सिम्टम्स बहुत सिमिलर थे इसके सार्स से, जो कि पहले से स्पीशीज़ पाई जाती हैं, क्योंकि इसका बेसिक कोरोना वायरस जो बेसिक एक्ट है इसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे ही होता है सबका, जितनी भी इसकी स्पीशीज़ हैं जो कि कोरोना वायरस की कैटेगरी में है, वो ज़्यादातर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करती हैं, चाहे वो एनिमल्स में करें, चाहे वो ह्यूमंस में करें, चाहे वो डिफरेंट एनिमल्स में करें, लेकिन ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करती है। तो सिम्टम्स सेम अगर हो जाए तो फिर आइडेंटिफिकेशन मुश्किल हो जाती है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए फिर एक ही सहारा था कि हम एक जेनेटिक स्टडी करें, उनके क्रोमोसोमल पैटर्न को स्टडी करें और जीन्स को आइडेंटिफाई करें, ताकि पता चले कि इसका ये जीन दूसरे से अलग था। तो फिर समझ में आ जाता है कि भाई ये स्पीशी अलग है और दूसरी स्पीशी अलग है। सो दिस इज़ द फाइनल वर्ड, से कहते हैं ना फाइनल वर्ड है टू आइडेंटिफाई। और आज के दौर में जितनी भी माइक्रोब्स की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो, चाहे वो प्लांट वायरस हो, चाहे वो एनिमल वायरसेस हो, जो भी हो, इवन इन द प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन में भी जब तक एक जेनेटिक पैटर्न ना प्रोवाइड कर दिया जाए, जब तक हम उसकी जेनेटिक स्टडी ना कर लें, कन्फिग्रेशन ना बना लें कि भाई कौन कौन से क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट है, तब तक ये नहीं फाइनलाइज किया जाता कि भाई ये कौन सी स्पीशी है, तब तक उसे नाम नहीं दिया जाता। तो माना ही नहीं जाती, आपकी क्लासिफिकेशन ऑथेंटिक नहीं मानी जाती जब तक आपने जेनेटिक लेवल तक जाके स्टडी ना की हुई हो। अब हम बात करते हैं कि स्पीशीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है, और आइडेंटिफिकेशन जब हमने कर लिया तो हम क्लासीफाई किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन जब होती है तो सबसे पहला जो हमारे पास लेवल है क्लासिफिकेशन का, टैक्सॉन है, वो है किंगडम। किंगडम के बाद आ जाता है आपका किंगडम के बाद है आपका डिवीजन। आई वांटेड टू नो कि मैं डिवीजन लिखूं या कुछ और लिखूं, क्योंकि समटाइम्स हम डिवीजन को रेफर नहीं कर रहे होते हैं, समटाइम्स हम कर रहे होते हैं। आपकी बुक में चूँकि डिवीजन लिखा हुआ है, सो आई नीड टू राइट इट। डिवीजन, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जेनरा एंड स्पीशीज, ठीक है। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन को, इसको हम कहते हैं टेब्यूलर फॉर्म, ठीक है, या बॉक्स फॉर्म। और क्लासिफिकेशन समटाइम्स आपको इस तरीके से भी लिखी हुई नजर आएंगी। इस तरीके का एक ग्राफिकल पैटर्न बना हुआ होगा, इसको हम कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डेंड्रोग्राम। तो एक डेंड्रोग्राम की फॉर्म में भी आप डिवीजन को लिख सकते हैं, क्लासिफिकेशन को लिख सकते हैं, और इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो कौन कौन से आपके पास रैंक्स हैं? किंगडम, डिवीजन, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। इनमें से हर एक लेवल एक टैक्सॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक टैक्सॉन। रैंक इन द डिविजन्स, रैंक इन द क्लासिफिकेशंस आर कॉल्ड एज टैक्सॉन। हर एक लेवल एक टैक्सा है या एक टैक्सॉन है। गॉट इट? और व्हाट इज हायरार्की? हायरार्की कोई बायोलॉजिकल टर्म नहीं है। इसका मतलब होता है कि रैंकिंग करना, ठीक है। तो किस तरीके से रैंकिंग होती है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, दैट इज हायरार्की। हायरार्की इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, इन द सोशल सिस्टम्स, इन द ऑफिशियल सिस्टम्स, कि एक बॉस है, उसका सबऑर्डिनेट है, ठीक है, फिर कोई वीपी हैं तो फिर उनके डायरेक्टर, सब डायरेक्टर्स। तो हायरार्की इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। सो हायरार्की कैसे है? किंगडम, डिवीजन, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जेंडर, स्पीशीज। आफ्टर द स्पीशीज समटाइम्स देयर आर सब स्पीशीज। एंड जब हम बात करते हैं, ये नहीं लिखा हुआ बुक में, बट यू नीड टू नो दैट, आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। तो जब हम बात करते हैं स्पेशली वायरस और बैक्टीरिया की, तो फिर वहाँ पे हमारे पास हम और टर्म्स भी यूज़ करते हैं, जैसे कि वैरायटी। और जब हम फंजाई की बात करते हैं तो कोई ऐसे फंजाई जो कि पैथोजेनिक होते हैं, तो फिर वहाँ पे एक टर्म ऑल्सो यूज़ की जाती है, जिसे हम कहते हैं पैथोवार। वैरायटी, कौन सी वैरायटी, कौन सी पैथोजेनिक वैरायटी है, उसके साथ हम लगाते हैं पैथो, वैरायटी का VAR वार, पैथोवार।
दैट यू नीड नॉट टू रिमेंबर, इफ़ यू वांट टू रिमेंबर यू कैन। भाई लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पता होना चाहिए कि सिर्फ स्पीशीज आखिरी लेवल नहीं है, आगे भी क्लासिफिकेशन लेवल है, लेकिन हमारे पास एक बेसिक जो लास्ट क्लासिफिकेशन होती है वो स्पीशीज़ ही होती है। फिर स्पीशीज़ के बाद जो है वो फिर ज़रूरी नहीं है कि हर स्पीशी के सब स्पीशी हो और सब स्पीशीज़ की फिर वेराइटीज़ भी हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट कैन हैपन, इट कुड नॉट हैपन, ठीक है। तो इसलिए हम फाइनल क्लासिफिकेशन लेवल हम कहते हैं कि स्पीशीज़ है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सो we are going to conclude our lecture on this point, and we will continue of the further topic about nomenclature कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई, कैसे हम नेमिंग करते हैं। फिर हम बात करेंगे किंगडम सिस्टम्स की कि कौन कौन से किंगडम सिस्टम्स हैं, क्लासिफिकेशन स्टार्ट कहाँ से हुई। उसके बाद आज हम जो क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स करते हैं वो किन बेसिस पे करते हैं, ये तमाम बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और ये जो बातें अभी कहेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो सी यू स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर।